हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 3 दिसंबर है, 2 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में है। ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको अगर कोई भी इशू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम 100% उसमें इंप्रूव करेंगे। हमारे अगले लेक्चर में आपको इसकी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसके कारण हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक और कमेंट कीजिए। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री बाय इंडिया। देखो, एक तो इजराइल की स्थापना कब हुई, वो तो 1948 में हुई, बट इंडिया ने उसको ऑफिशियली कब रिकॉग्नाइज किया, इसका आंसर आपको देना है। चलो, अभी आज आर्टिकल आया, एक तो जीएसटी रेवेन्यू राइज हुई है 1.68 लाख करोड़ इन नवंबर, यानी नवंबर महीने में जीएसटी रेवेन्यू कितनी बढ़ गई है, 1.68 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट, यानी जो क्लाइमेट मीट 2028 वाली होने वाली है, उसके लिए इंडिया को ऑफर किया गया है कि इंडिया को करनी है। उसके अलावा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में भी न्यूज आई है, तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाता चलूँगा। इंटरपोल की मीटिंग हुई है, उसके बारे में न्यूज आई है। तो अभी सबसे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, सुनो आप। एक अंकोर वाट का जो टेम्पल है, कहाँ पे, कंबोडिया के अंदर, उसको वर्ल्ड के 8वां जो 7 वंडर जिसे हम बोलते हैं कि 7 अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे, उस तरह 8वां अजूबा कौन सा बन गया है, अंकोर वाट का मंदिर। याद रखना है आपको, जिसने इटली का जो पोम्पेई था उसको डिफीट कर दिया। अब डिफीट का मतलब ये नहीं हो गया हरा दिया, कहने का मतलब ये है कि 8वें अजूबे की रेस में 2 होंगे, एक तो इटली का पोम्पेई और अंकोर वाट टेम्पल। तो अभी उसमें नंबर किसका आया 8वें अजूबे में, अंकोर वाट का टेम्पल, जो कि कंबोडिया में स्थित है। तो अभी हमको ये समझना है कि अंकोर वाट का टेम्पल की फीचर्स और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले अंकोर वाट का टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो कंबोडिया में। ये लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा रिलीजियस मोन्यूमेंट है अंकोर वाट का टेम्पल। इट वॉज बिल्ट बाई द खेमर किंग, यानी जो खेमर किंग थे सूर्यवर्मन सेकंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। अब आपको पता चलना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 12वीं सेंचुरी के अंदर जो पहला हाफ था, 12वीं सेंचुरी के अंदर जो फर्स्ट हाफ था, उसके अंदर जो खेमर किंग सूर्यवर्मन 2 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। शुरू में जब ओरिजिनली इसके अंदर क्या, भगवान विष्णु, जो हिंदू गॉड है विष्णु जी भगवान, उनके हिसाब से इसको हिंदुइज्म में टेम्पल बोला जाता था, बिफोर बिकमिंग ए बुद्धिस्ट टेम्पल बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। और 12th सेंचुरी के एंड तक ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो वहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट दोनों के ही मोन्यूमेंट्स, दोनों के ही फीचर्स वहाँ है। उसके बाद 1992 के अंदर इट बिकेम ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना, तो 1992। याद रखना है, 1992 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल, जो यूपीएससी के अलावा सारे एग्जाम से, वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंकोर वाट का टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसको अंदर मतलब घोषित किया गया, तो 1992। इसकी स्थापना कब हुई, तो 12th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा हुआ, तो सूर्यवर्मन जो किंग है, किंग सूर्यवर्मन सेकंड। याद रखना है, मैं बता देता हूँ, सूर्यवर्मन सेकंड खेमर किंग थे। ठीक है, और इसके अंदर इसके चारों तरफ एक सैंडस्टोन की ब्लॉक है, नीचे की साइड में यूज की गई है टू बिल्ड द स्ट्रक्चर, ताकि कोई भी ये तूफान हो या भूकंप हो उससे बचने के लिए सैंडस्टोन की ब्लॉक का यूज किया गया है। सैंडस्टोन का जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक्स बने होते हैं सैंडस्टोन के, उनके ब्लॉक्स को यूज किया गया है स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद इट इज प्रोटेक्टेड बाई ए 15 फुट हाई वॉल एंड वाइड मोट, यानी इसको 15 फुट की एक हाई वॉल है, उसके द्वारा इसको सुरक्षित किया जाता है। इसका एरिया कितना है, तो 200 जो एकड़ है उसके अंदर ये मंदिर फैला हुआ है। और वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा हिंदुइस्ट टेम्पल कौन सा है, अंकोर वाट का टेम्पल। और अभी ये 8वां अजूबा बन चुका है। 5 मेजर टावर्स ऑन टेम्पल सिंबलाइज माउंट मेरू, यानी अगर ये याद रखना है कि इसके अंदर जो अंकोर वाट का टेम्पल है उसके अंदर क्या है कि 5 मेजर टावर्स बने हुए हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्वत मेरू। उसके बाद बिलीव टू बी एबोर्ड ऑफ गॉड्स इन द हिंदू एंड बुद्धिस्ट, कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ भगवान, हिंदुइज्म के भी मतलब जो हिंदू धर्म के अंदर जहाँ भगवान को माना जाता है, और बुद्धिज्म के अंदर भी जो बुद्धिज्म के मोन्यूमेंट्स है, तो बुद्धिज्म के अंदर इस तरह दोनों के जो अपने अपनी संस्कृति के अंदर जो भगवान है उनका निवास कहाँ है, उनका निवास है अंकोर वाट के टेम्पल में। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अंकोर वाट का टेम्पल तो पढ़ लिया, लेकिन हमने ये कहाँ पढ़ा कि अंकोर वाट मतलब जैसे अंकोर वाट का टेम्पल कहाँ है, अंकोर वाट के अंदर। तो अभी हमको पढ़ना है अंकोर वाट, तो उसको पढ़ना है तो ये लोकेट करता है कंबोडिया के अंदर, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है सियम रीप, उसके अंदर लोकेट किया जाता है अंकोर वाट। उसके बाद इट वॉज द कैपिटल ऑफ खेमर एम्पायर, यानी जो खेमर एम्पायर है उसकी कैपिटल का नाम क्या था, अंकोर वाट। 9 CE to 15 CE सेंचुरी, यानी जो हमारी 900 से 1500 तक का जो सी था, उस 900 से 1500 ईस्वी, मतलब ईस्वी के बाद 900 से 1500 ईस्वी तक, इस ड्यूरेशन के अंदर 600 सालों के अंदर खेमर के एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी, अंकोर वाट। अंकोर वाट के अंदर अंकोर जो प्लेस का नाम है इंक्लूड्स, उस अंकोर सिटी के अंदर अंकोर वाट, अंकोर थोम, बायोन टेम्पल और TA मतलब था प्रोम, ऐसे था प्रोम। आपको थोड़ा सा स्पेलिंग वाइज, क्योंकि वहाँ कंबोडिया की लैंग्वेज है ना, इसलिए वहाँ पे ऐसा था प्रोम बोला जाता है। तो इस तरह वहाँ पे जो अंकोर है लोकल, वहाँ के अंदर एक तो बायोन टेम्पल याद रखना है आपको, और उसके अलावा अंकोर थोम, अंकोर वाट का टेम्पल, ये सब स्थित है वहीं पे। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एट इंटरपोल मीट इंडिया आस्क मेंबर्स नेशन टू डिनाई क्रिमिनल सेफ हेवन। अब एक चीज़ को समझो, क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे क्रिमिनल्स है, जैसे कि खालिस्तान,
खालिस्तान के समर्थक क्या है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे देश के अंदर फैले हुए हैं, वो एक डिफरेंट पंजाब की मांग करते हैं। अब उनका मानना ये है, जो खालिस्तानी लोग हैं जो पंजाब के, उनको चाहिए पंजाब से अलग खालिस्तान, तो उसको सबसे ज़्यादा समर्थन कहाँ मिलता है, कनाडा के अंदर। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इंटरपोल की मीटिंग में बोला है कि हमारे जो इसके अंदर इंडिया ने बोला है कि जो मेंबर नेशंस है किसके, इंटरपोल के, जो इंटरपोल के जो मेंबर नेशंस है, आप क्रिमिनल्स को डिनाई करो। क्यों डिनाई करो, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स आपके यहाँ सेफ हेवनली रहेंगे तो फिर सबसे बड़ा इशू किसका आएगा, दूसरे देश को आता है, क्योंकि हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं और उनको वहाँ पर एक तरह से, जैसे खालिस्तान के समर्थक है वो कनाडा में भली भांति फल फूल रहे हैं, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट है। तो इस तरह इसका इशू किसको फेस करना पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि वो वहाँ रहकर इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ काम करते हैं। तो अभी हमको समझना है इंटरपोल क्या है। तो इंटरपोल का मतलब हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस की फोर्सेज एरोस द ग्लोब। अब इस चीज़ को समझो आप कि ये एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इंटरपोल के थ्रू क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस फोर्सेज के द्वारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया जाता है। अगर इंडिया की पुलिस है तो वो इंटरपोल के थ्रू, जो इंटर पुलिस ये नेटवर्क बना हुआ है, उसके थ्रू क्या कर सकती है, वहाँ पर दूसरे देश में रह रहे किसी आतंकवादी, किसी टेररिस्ट, किसी साइबर क्राइम अगर किसी ने कुछ किया है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है। चलो, इसका सेटअप कब हुआ, तो 1923 में इसका सेटअप हो गया था। इसका हेड, इसको कौन, मतलब इसका हेड कौन है, तो इसका हेड को बोला जाता है प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल असेंबली, जो कि इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है। उसके प्रेसिडेंट को ही कम्स फ्रॉम मेंबर नेशंस, यानी वो मेंबर्स नेशन जो कि इंटरपोल के जो मेंबर नेशंस है वहाँ से वो आता है। उसकी टर्म होती है 4 साल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इंटरपोल के अंदर क्या होता है कि डे टू डे एक्टिविटी को ओवरसीन किया जाता है बाय ए फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल, ऑल्सो इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। उसको भी जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और उसकी टर्म कितनी होती है, 5 साल। CBI रिप्रेजेंट इंडिया इन दिस बॉडी। इसके अंदर जो इसके मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर कौन मेंबर्स होते हैं, तो हमारे देश की CBI है वो उसके मेंबर्स है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो मैं बताता हूँ कि हर देश के अंदर CBI की तरह, जैसे इंडिया के अंदर CBI है, वैसे ही हर देश के अंदर अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। उसके जो प्रमुख होते हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है कहाँ पे, वहाँ की जनरल असेंबली के अंदर। तो इस तरह CBI रिप्रेजेंट करती है इंडिया को इन दिस बॉडी। जनरल असेंबली लेज डाउन पॉलिसीज फॉर साइबर क्राइम, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम, एनवायरमेंट क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस तरह के सारे क्राइम्स को डील करने का काम किसका है, इस तरह के सारे क्राइम्स को डील करने का काम है इंटरपोल का। इंटरपोल इज कनेक्टेड थ्रू द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द लैंड, जैसे कि इंडिया के अंदर CBI है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना, स्थापना हुई थी 1923। मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि आजकल UPSC का भी कोई भरोसा नहीं है, और कोई भी छोटा एग्जाम हो सब जगह ये इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, बिल्कुल। इसका प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल होती है, बिल्कुल। इसके सेक्रेटरीट की जो होती है उसकी टर्म 5 साल होती है, तो बिल्कुल सही। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे CBI की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इंटरपोल के थ्रू उनकी मदद से दूसरे देश में बैठे हुए किसी क्रिमिनल का डेटा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी और उस पर कार्रवाई कर सकती है। किसके थ्रू, इंटरपोल के थ्रू। इंटरपोल की नोटिस कौन कौन से होते हैं, तो एक तो रेड नोटिस। अगर इंटरपोल ने कोई रेड नोटिस इशू किया है, हर देश के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी उसका उद्देश्य होता है कि उस वांटेड पर्सन को सर्च करना। तो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन बाय इंटरपोल नोटिफाइंग द नेम ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम एन अरेस्ट वारंट इज पेंडिंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री। अगर किसी कंट्री के अंदर किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट पेंडिंग है, उस केस में वो क्या करेंगे, रेड नोटिस इशू करेंगे। और अगर इंटरपोल का रेड नोटिस इशू हुआ है तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको, अगर उनके देश के अंदर वो व्यक्ति है तो उसको पकड़ने का काम किसका होगा, उस देश के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई भागा है खालिस्तानी और वो कनाडा में रह रहा है, तो अब कनाडा के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका ये काम है कि वो उसको पकड़ के इंडिया को सुपुर्द करें, और इंटरपोल के थ्रू ये होगा। उसके बाद येलो नोटिस, इसके अंदर क्या, इंटरपोल के अंदर अलग अलग नोटिस होते हैं। मैंने रेड नोटिस समझा दिया, वांटेड पर्सन को सर्च करना। येलो नोटिस का मतलब होता है अगर कोई पर्सन मिस हो गया, मिसिंग पर्सन से उसको सर्च करना। ब्लू नोटिस किसके लिए जारी किया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमको गैदर करनी है तो इंटरपोल क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस इशू करता है। ब्लैक नोटिस के लिए अनआइडेंटिफाइड बॉडी, यानी ऐसी बॉडीज जो कि अनआइडेंटिफाइड है, ऐसे व्यक्ति जो अनआइडेंटिफाइड है, तो उसके लिए ब्लैक नोटिस इशू होता है। ग्रीन नोटिस यानी वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस, किसी को वार्न करना है तो उस केस में ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट, यानी अगर कोई अचानक ऐसी थ्रेट आ गई है तो उस केस में ऑरेंज नोटिस इशू किया जाएगा हर देश को कि आपके देश में इस टाइप की थ्रेट होने की संभावना है। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी, और मोडस ऑपरेंडी के केस में क्या किया जाता है, पर्पल नोटिस इशू किया जाता है। एक इंटरपोल का UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी होता है। याद रखना, इंटरपोल के अंदर एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल नोटिस भी इशू किया जाता है। वो उसका क्या उद्देश्य होता है कि ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस। समझो अब मेरी बात, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसाइड कर दिया है कि इस व्यक्ति पर सैंक्शन डालने हैं, अब इस चीज़ को समझना, किसी व्यक्ति पर अगर सैंक्शंस डालने हैं उस केस में क्या करेगा UNSC,
यूएनएससी ने तो डिसाइड कर लिया है कि इस केस में इस व्यक्ति के ऊपर सैंक्शंस डालने हैं, तो वो क्या करेंगे, इंटरपोल के थ्रू एक नोटिस इशू कराएंगे और उसका नाम होगा इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। उसके थ्रू उस व्यक्ति पर स्पेसिफिकली सैंक्शन डाल दिए जाएंगे। चलो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ साथ में और देख लो, मैंने अभी पर्पल नोटिस बताया था आपको मोडस ऑपरेंडी। उस केस में क्या होता है कि अपराधी अगर कोई भी, जैसे मतलब जो अपराधी है, जो कि कोई भी व्यक्ति है अपराधी, उसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई वस्तु, उपकरण या छिपने के तरीकों के बारे में, जैसे किसी जैसे समझ लो आप कोई क्रिमिनल है, वो क्या करेगा, किसी जगह छिप जाएगा या कैसे ऐसे वस्तु उपकरण का यूज करेगा जो कि किसी देश के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है। उस केस में क्या होगा, इंटरपोल के द्वारा कौन सा नोटिस इशू करेंगे, पर्पल नोटिस। और पर्पल नोटिस के केस में क्या होगा, उसके थ्रू उस व्यक्ति के द्वारा या उस क्रिमिनल के द्वारा क्या वर्किंग की जाती है, उस क्रिमिनल के द्वारा किस वस्तु का यूज़ किया जाता है, किस उपकरण का यूज़ किया जाता है और वो छिपने के लिए किस तरीके का प्रयोग करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, पर्पल नोटिस के थ्रू। उसके द्वारा जिसको पर्पल नोटिस इशू किया जाएगा उस देश के अंदर उस देश को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। चलो ये टॉपिक हो गया है। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स है वो रिबाउंड्स इन नवंबर। तो अभी क्या हुआ, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इस बार बढ़ गया है, तो 55.5 से इस बार 56 हो गया है। तो अब इस चीज़ को समझो कि अगर 50 से ऊपर होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका मतलब हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपांशन हुआ है। और अगर 50 है तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, और अगर 50 से कम रहता है तो कॉन्ट्रैक्शन। ये तो मैं आपको जनरल मतलब बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे क्या ये क्या है, मैंने 50 बता दिए, 55 बता दिए, 100 बता दिए, तो मैं अब आपको समझाता हूँ प्रॉपर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है। देखो, ये होता है एक सर्वे बेस्ड मेजर जो आस्क करता है द रेस्पोंडर अबाउट चेंजेज इन देयर परसेप्शन ऑफ की बिजनेस वेरिएबल्स, यानी जो की बिजनेस वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर, उनके जो नेचर, उनके ट्रेंड के अंदर अगर कोई भी चेंज होने वाला है तो उसको मतलब बताने वाला सर्वे बेस्ड मेजर कौन सा है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है, हर दुकान पे जाया जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर जाके उनसे पर्सनली सर्वे करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हर महीने, और ये हर महीने स्टार्टिंग में ही रिलीज हो जाता है। तो परचेजिंग बेस्ड जो सर्वे बेस्ड मेजर है ये, जो कि रेस्पॉन्डर्स को से क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है कि अबाउट चेंजेज इन देयर परसेप्शन ऑफ की बिजनेस वेरिएबल्स, यानी जो की बिजनेस वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। इट इज इंडेक्स ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स होता है उसके अंदर जो इकोनॉमिक ट्रेंड है उसके अंदर क्या डायरेक्शन चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करने वाला ये इंडेक्स है। चलो, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर कंडीशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की अगर कोई फ्यूचर कंडीशन है या जो करंट कंडीशंस है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है। ये चीज़ आपको याद में रखनी है कि जो करंट कंडीशन एंड फ्यूचर कंडीशन दोनों चीज़ों को डिस्क्लोज करने का काम किसका है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। यानी करंट की बताएगा, फ्यूचर की बताएगा। फ्यूचर की क्या बताएगा, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होने वाला है, फ्यूचर के अंदर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेज है, क्या डायरेक्शन रहेगा, वो सारी चीज़ें बताने का काम ये सर्वे बेस्ड मेजर करता है। इसके लिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है दोनों के लिए पीएमआई अलग अलग निकलता है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग निकलता है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग निकलता है, और उसके बाद एक कंपोजिट इंडेक्स भी रिलीज होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया। अब मैंने आपको 50, 100 ये सारी चीज़ें समझाई थी। तो अगर पीएमआई का जो उसको मतलब मापा जाता है इज ए नंबर फ्रॉम 0 to 100। अगर ऐसा लिखा आता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जैसे 55 है, उसका मतलब क्या होगा, अबव 50 तो एक्सपांशन हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपांशन हुआ है। लेस देन 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और अगर 50 है तो नो चेंजेज। अब आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, किसी के अक्टूबर महीने में किसी के था 45 और उसके बाद नवंबर महीने में हो गया 46। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले से तो एक तरह से है तो कॉन्ट्रैक्शन, बट 40 पहले तो था 45 और अब हो गया 46। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्सपांशन हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। लेकिन जो दोनों महीनों के अंदर जो क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, उसको क्या बोला जाएगा, उस दोनों महीने के डिफरेंस का मतलब क्या, 46 से तो 45 से तो 46 हुआ है ना, तो एक तरह से ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही हुई है। उस चीज़ को मतलब दोनों के ट्रेंड को देखना है। जैसे किसी का पहले 55 था, अब जैसे 56 हो गया है, तो इसका मतलब हो गया एक्सपांशन तो हुआ ही है, पर एक्सपांशन में भी उस महीने से ज़्यादा हुआ है। कंपेरिजन कैसे किया जाएगा, एक्सपांशन हुआ है लेकिन पहले 55 था 56 था, मतलब इस महीने और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बूस्ट आया है, और इसको रिलीज किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस चीज़ को समझो, परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स होता है इसको कंपाइल किया जाता है बाय IHS मार्केट फॉर मोर देन 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड वाइड जो 40 इकोनॉमीज है सबसे बड़ी, उनके अंदर उनके लिए उससे भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ है उनके लिए रिलीज किया जाता है पीएमआई। और कौन रिलीज करता है, IHS मार्केट। और IHS मार्केट क्या है, तो ये S&P ग्लोबल का पार्ट है, जो कि आपको पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले S&P। ठीक है, तो उसका पार्ट है ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। और जो IHS मार्केट है वो क्या है, ग्लोबल लीडर है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स के अंदर एंड सॉल्यूशंस में फॉर इंडस्ट्री एंड मार्केट के लिए। पीएमआई इज वाइडर देन IIP। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो इंडेक्स ऑफ जो हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कब पढ़ा था, कल पढ़ा था, उससे बड़ा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पीएमआई के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सबकी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, कौन सी भी इंडस्ट्री हो। लेकिन जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसके अंदर केवल कोर सेक्टर्स जो 8 इंडस्ट्रीज है मेन, उससे रिलेटेड डेटा को ही निकाला जाता है, और उसी के डेटा को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि पीएमआई वाइडर है किससे,
IIP से। अब सिग्निफिकेंस समझ लो, ये रिलायबल डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है, इससे ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होने वाला है इंडिया का, तो इससे ये पता चल जाएगा। और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, जो हमारी RBI है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है, वो इसके थ्रू डिसीजन ले सकती है, पॉलिसी निर्माण कर सकते हैं। चलो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, गवर्नमेंट वर्किंग टू सेव वेटरनर्स फेसिंग डेथ इन कतर नेवी चीफ। तो इसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अभी क्या एक टॉपिक आया था, GST रेवेन्यू राइज टू 1.68 लाख करोड़ इन नवंबर, फास्टेस्ट ग्रोथ दिस फिस्कल। तो अभी कितनी हो गई है, 1.68 लाख करोड़। तो अभी क्या हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, तो काम की न्यूज़ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या ये एक इंडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल। अब सारी चीज़ें समझते चलो, इसको कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली पे नहीं किया जाता है। देखो दो टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इंडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है और कंज्यूमर पर ही लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पे तो करता है सेलर, पर बियर किसके द्वारा किया जाता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के द्वारा। तो ये एक तरह से इंडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो शॉर्ट्स एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम, वहाँ पे भी आ सकता है, 1 जुलाई 2017। उसके अलावा इसका अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, तो 101 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, जो 101 यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू GST एक्ट को लेकर आया गया था, और उसी के थ्रू उसको बाद में इंप्लीमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से, रात को 12 बजे। रिप्लेस्ड एंड सबसम्ड वेरियस टैक्सेज, इन्होंने क्या किया, जैसे GST आ गया तो उन्होंने क्या किया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया, इन सबसम कर दिया वेरियस टैक्सेस को, जैसे कि सर्विस टैक्स, वेट, एक्साइज और बहुत सारे ऐसे टैक्सेज हैं, उनको रिप्लेस किए करके क्या टैक्स आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था। उसके बाद ये किसके ऊपर लगता है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है या सप्लायर यानी जो सेलर होता है, उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। और वो इसको कहाँ से, मतलब ये फिर किससे लेते हैं, तो ये कंज्यूमर से। अल्टीमेटली सेलर क्या करेगा, बायर से क्या करेगा, GST चार्ज कर लेगा, और पे कौन करेगा, सेलर पे कर देगा। रेट कौन कौन सी होती है, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और एक्सीडिंग मैक्सिमम रेट कितनी हो सकती है, 40% तक। अब इसके अंदर टाइप समझ लो, एक तो होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है UTGST, एक होता है IGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है अगर किसी स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर राजस्थान का सप्लायर, राजस्थान के बायर कोई अगर माल सप्लाई कर रहा है तो उस टाइम पे लगेगा CGST और SGST। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, उसके अंदर दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली के अंदर ही माल सप्लाई कर रहा है तो उसको CGST और UTGST लगेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IGST कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई होता है। जैसे राजस्थान का डीलर किसको सप्लाई कर रहा है, राजस्थान का सप्लायर अगर मध्य प्रदेश के बायर को माल सप्लाई कर रहा है तो उस समय लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, GST काउंसिल समझ लो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है GST काउंसिल, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, छोटे एग्जाम्स में भी आ सकता है, UPSC में भी आ सकता है। आपको हर एस्पेक्ट से स्ट्रॉन्ग रहना है। देखो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 279 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पावर देता है, किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि आप एक जॉइंट फोरम बनाओ सेंटर और स्टेट का, जिसको GST काउंसिल बोला जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, याद रखना है आपको। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स कौन होते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ, इसके मेंबर्स कौन है, तो एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, यानी जो स्टेट का जो यूनियन मिनिस्टर होता है जो कि फाइनेंस के चार्ज के अंदर है, उसको सेंट्रल लेवल पे तो ये होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अब एक तो सेंट्रल लेवल पे उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या होगा, हर राज्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, या ऐसा कोई भी मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट लेवल के मेंबर्स के अंदर तो जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर तो मतलब चेयरमैन बन जाएंगे, और दूसरे और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस वो होंगे सेंट्रल लेवल के मेंबर्स, ठीक है। अब उनका रेशियो क्या रहता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास वोटिंग रेशियो कितना रहेगा, 1/3, यानी 1/3 रेशियो तो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 2/3 रेशियो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो टोटल मिला के उनके पास वोट रहेंगे 2/3। तो इस तरह, और वोटिंग डिसीजन कितने % से लिया जाएगा, 75% डिसीजन से। तो अगर बिना सेंट्रल की परमिशन के भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा और बिना स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स है उनकी परमिशन के बिना भी कोई डिसीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली 75% डिसीजन को पाना है तो क्या करना होगा, दोनों को, सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर एक प्रॉपर मैकेनिज्म पे आना होगा, एक यूनिफॉर्म मतलब थिंग पर आना होगा। फंक्शंस क्या करते हैं, तो मॉडिफाई करना, रिकनसाइल करना, रिकमेंडेशन देना, किससे रिलेटेड, यूनियन और स्टेट की जो GST से रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशन है उसके रिलेटेड मॉडिफिकेशन, जैसे एग्जेम्पशन, नई एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी, रेट के अंदर चेंज करना, टेरिफ के अंदर चेंज करना, और उससे रिलेटेड नई पॉलिसी बनाना, रेगुलेशंस बनाना, सब काम किसका है, GST काउंसिल का। तो हमने GST काउंसिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी के अंदर GST अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो एक अपीलेट अथॉरिटी होती है GST के अंदर, जो CGST एक्ट के अंदर
मतलब अपीलेट अथॉरिटी होती है, उसके अगेंस्ट अगर उसने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हो, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। अब पहले इस चीज़ को समझ लो, जो सीजीएसटी एक्ट है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक आपको एक कॉन्स्टिट्यूट करना है, किसको, एक अपीलेट ट्राइब्यूनल को, जिसको जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बोला जाएगा। और इसकी रिकमेंडेशन कौन देगा, जीएसटी काउंसिल की अगर रिकमेंडेशन होती है तो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको एक अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना करनी होगी, जिसका नाम होगा जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये फोरम है सेकंड अपील इन जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंदर जो सेकंड अपील का तो फोरम है, एंड फर्स्ट कॉमन फोरम ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और जीएसटी काउंसिल के अंदर भी वो डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो क्या करेगा, इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम करेगा। और ये सेकंड अपील इन जीएसटी लॉ, क्योंकि पहली अपील क्या होती है, देखो सबसे पहले तो कोई भी आदमी वहाँ जीएसटी के ऑफिसर से अगर वो परेशान होता है तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो कहाँ जाएगा, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में। तो इसलिए सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हो गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक न्यूज़ आई है बहुत शानदार, इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। यानी इंडिया ने ऑफर किया है कि वो 2028 मतलब इंडिया को ऑफर किया गया है कि आपको 2028 की क्लाइमेट मीट को, जो क्लाइमेट समिट होने वाली है, उसको होस्ट करना है। तो कैसे, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 चल रही है, वो कहाँ हो गई है, दुबई के अंदर। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी जिसके अंदर दुबई के जैसे जो सुल्तान थे, प्रिंस थे, जिसको प्रिंस बोला जाता है, और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोटो दिखा हुआ है। और 2028 के अंदर क्या होता है, ओपन टू होस्ट दिस क्लाइमेट मीट। अब इस चीज़ को समझ लो, देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 तो मैंने आपको दिखा दी। अब अपने को क्या है कि भाई अगर 2028 के अंदर जो मीटिंग होगी उसको किसको होस्ट करनी होगी, इंडिया को। क्या इंडिया ने पहले भी होस्ट की है, तो बिल्कुल 2002 के अंदर इंडिया ने होस्ट की थी क्लाइमेट मीट को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के अंदर इंडिया का टारगेट क्या था, नेट जीरो कार्बन का टारगेट रखा था इंडिया ने कि 2070 तक इंडिया उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, ये इंडिया का टारगेट था। अभी 2028 की जो समिट हुई है, मतलब सॉरी 2000 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुई है, उसके अंदर इंडिया ने कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्होंने एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के लिए बोला है कि जो दूसरे देश से जो इंडिया का ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है उसके अंदर आप सब जुड़ सकते हो, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बोलना है। तो अभी हमको समझना है ग्रीन क्रेडिट क्या होती है, जो इंडिया का इनिशिएटिव है उसको समझ लेते हैं। ग्रीन क्रेडिट रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटी। अब एक छोटी सी चीज़ समझो, क्या होता है, ऐसी एंटिटीज, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट पर। क्या करते हैं, अगर एनवायरनमेंट पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, उन एक्टिविटीज़ के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल और एंटिटी उस एक्टिविटी के अंदर इंगेज्ड है तो उनको एक स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, एक यूनिट ऑफ इंसेंटिव, उसको बोला जाता है ग्रीन क्रेडिट। ये वॉलेंटरी प्रोग्राम है इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू इंसेंटिवाइज वेरियस स्टेक होल्डर्स, ताकि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इन कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस और एनवायरमेंट प्रिजर्व के अंदर अगर बहुत सारे व्यक्ति लगे हुए होते हैं तो उनको स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। दिस प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ लाइव कैंपेन। अब याद रखना ये प्रोग्राम लाइव कैंपेन का पार्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 2000 जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुई थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक लाइव कैंपेन के बारे में बात की थी, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और इट एनकरेजेज एंड रिवॉर्ड्स वॉलेंटरी एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शन। इसके कारण क्या होगा, अगर किसी को मतलब ग्रीन क्रेडिट मिलती है तो उसके कारण क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तरह से ये रिवॉर्ड की तरह है। तो इससे क्या होगा, वॉलेंटरी एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शंस की तरफ लोग ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, ग्रीन क्रेडिट मिल रही है, और उसको चाहे तो वो सेल भी कर सकते हैं। ऐसा भी सिस्टम जैसे कार्बन क्रेडिट आपने सुना हो, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कवर्स 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। उसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी है, मतलब उसके अंदर कवर्ड है। उसमें से मैं आपको मेजर एक्टिविटी बता देता हूँ 5-6, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ट्री प्लांटेशन, जैसे एक तो हो गया ट्री प्लांटेशन, दूसरा हो गया वाटर मैनेजमेंट, तीसरा हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कि ट्री को प्लांट करना है, पेड़ पौधों का कैसे एग्रीकल्चर करना है, फॉरेस्ट अगर कोई डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको रोकना, वाटर को मैनेज करना प्रॉपर्ली। याद रखना है आपको कि वाटर मैनेजमेंट का काम सिंचाई को प्रॉपर, सिंचाई के साधनों का प्रॉपर उपयोग करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेज का यूज करना जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उससे समाज और जो हमारे देश है उसके अंदर ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी को अपनाना जिसके कारण जो किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर वो बढ़ें। ये चीज़ हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी कि एग्रीकल्चर के अंदर भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब हमने पढ़ा था, स्मार्ट क्लाइमेट पॉलिसी पढ़ा हो, याद आ रहा हो तो आपको। और वेस्ट मैनेजमेंट, ये वेस्ट मैनेजमेंट पर भी फोकस करता है। एयर पोल्यूशन रिडक्शन, यानी जो एयर पोल्यूशन रिडक्शन होता है कि हमको क्या करना है, जो मतलब इसके अंदर जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके तहत एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनको कंजर्व करने का काम है, उनको रिस्टोर करने का काम है। अगर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है अगर उनको प्रॉपर्ली, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता है, वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको उनको कंजर्व करना है, उनको रिस्टोर करना है, ताकि हमारे देश के अंदर जैसे अमेजोन री फॉरेस्ट थे वो हम उनको क्या बोला जाता था, फेफड़ा बोला जाता है किसका, पूरे वर्ल्ड का। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर इतनी कटाई हो गई फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कि अब वो एक्चुअली कार्बन का उत्सर्जक बन गए हैं। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने हमारे जो फेफड़े थे वर्ल्ड के उसका ध्यान नहीं रखा। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है
कि इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत हमको क्या करना चाहिए कि जो मैंग्रोव कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसको रिस्टोर करना चाहिए। और अब इसकी अर्निंग एंड कैलकुलेशन को कैसे गिना जाएगा तो इसको समझ लो। पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको सबसे पहले नीड टू रजिस्टर देयर एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ को उनको रजिस्टर करने की जरूरत है थ्रू ए डेडिकेटेड वेबसाइट, यानी एक डेडिकेटेड वेबसाइट के थ्रू। अब उन्होंने रजिस्टर तो करवा दी उनकी एक्टिविटीज़ को, वो सारी एक्टिविटीज़ को वेरीफाई किया जाएगा बाय ए डेजिग्नेटेड एजेंसी, एक डेजिग्नेटेड एजेंसी के द्वारा इनको वेरीफाई किया जाएगा। और अगर वेरीफाई करने के बाद वास्तव में लगता है कि हाँ इन्होंने एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम किया है, पॉजिटिव काम किया है, तो एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो वेबसाइट पे जहाँ पर उन्होंने रजिस्टर की थी वहाँ पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो अप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन क्रेडिट यानी ग्रीन क्रेडिट का सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट का सर्टिफिकेट अप्लीकेंट को दिया जाएगा। धीरे धीरे देखो अभी करंटली चीज़ें अलग है, लेकिन जैसे जैसे सब चीज़ें पॉसिबल होती जाती है, जैसे कार्बन क्रेडिट है, नाम सुना हो कि अगर एक देश के अंदर क्या होता है कार्बन का उत्सर्जन कम होता है तो वो दूसरे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकता है जिसके द्वारा कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया जाता है। तो अल्टीमेटली पूरे ग्लोब में एक तरह से टोटल मिला के कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। एक देश अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है और दूसरा देश कार्बन का कम उत्सर्जन कर रहा है तो वो उससे एक फिक्स अमाउंट देकर उस कार्बन क्रेडिट का वो उन कार्बन क्रेडिट को खरीद लेगा। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली पूरे ग्लोब में कार्बन का बैलेंस बना रहेगा। इस तरह धीरे धीरे ग्रीन क्रेडिट को भी खरीद बेच चालू हो सकती है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब अभी एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्रॉमिस किया है, मैंने आपको दिखाई थी वो न्यूज़, लेकिन अभी वापस बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है ऑल एफर्ट्स टू गेट नेवी वेटरनर्स रिलीज फ्रॉम कतर प्रिजन। अभी इसको पहले न्यूज़ समझ लो। कतर के अंदर क्या हुआ है कि नेवी ऑफिसर्स थे, उनको पकड़ के मतलब उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है और उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है। कहाँ पर? कतर के अंदर। तो एक्चुअल में ये सही नहीं है और इंडिया और कतर के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब आप इसको समझो इंडिया का रिएक्शन क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज कन्वेड द हाई इंपॉर्टेंस अटैच टू दिस केस एंड लीगल असिस्टेंस टू देम, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उनको क्या करेंगे, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी करेंगे। अब डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे उस केस में। वर्डिक्ट कुड अफेक्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कतर। अगर ऐसा वर्डिक्ट उन्होंने दिया है डेथ पेनल्टी का तो उस केस में इंडिया और जो कतर के रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। कतर के अंदर मोर देन 7 लाख इंडियंस काम कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया में रेमिटेंस होती है अराउंड $750 मिलियन पर एनम, हर साल $750 मिलियन की मतलब हर साल रेमिटेंस होती है इंडिया के अंदर। किनके द्वारा? जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं उनके द्वारा। और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर इंडियंस वहाँ पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कतर के लोग इंडियंस लोगों पर, क्योंकि इंडियन लोग बहुत समझदार हैं। तो हाई लेवल मीटिंग, तो इस तरह की रिलेशन बिगड़ने की संभावना है। तो अभी क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है? तो सबसे पहला है हाई लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड कतर। एक हाई लेवल मीटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंडिया और कतर के बीच में इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कतर इज सिग्निफिकेंट, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना, कतर इज सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ एलएनजी यानी लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस होती है उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। कौन है? सिग्निफिकेंट सप्लायर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का कतर टू इंडिया। अब डिप्लोमेटिक ऑप्शंस में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि हाई लेवल एंगेजमेंट के थ्रू सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा, अगर एनजीओ या सिविल सोसाइटी है वो क्या कर सकते हैं, इस जो भी कतर का ये केस है उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और उसके खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि ये गलत है। तो इसमें एनजीओ और सिविल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। डिप्लोमेटिक प्रेशर किसके द्वारा डाला जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। वो दूसरे देशों के थ्रू भी दबाव डाल सकते हैं कतर के ऊपर। उसके बाद अपील अगेंस्ट वर्डिक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल। देखो हर देश में, जैसे हमारे देश के अंदर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर कोई डिसीजन दिया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हर देश के अंदर अपीलेट अथॉरिटी होती है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अपील अगेंस्ट वर्डिक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल। वर्डिक्ट ऑप्शन के अगेंस्ट में अपील अवेलेबल होती है तो हम उस अपील ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। लीगल ऑप्शंस क्या होता है? कतर के जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पर अपील कर सकते हो, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके अलावा आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी अपील कर सकते हैं। इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर जैसे कुलभूषण जाधव केस, उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का केस है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चल रहा है। और राइट्स ऑफ पासेज ओवर इंडियन टेरिटरी, पोर्तुगल वर्सेस इंडिया, जुरिस्डिक्शन ऑफ ICAO काउंसिल, ये जितने भी केस है इसके अंदर क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चले गए थे। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को समझो, हम या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं या जुडिशियल सिस्टम ऑफ कतर के अंदर अपील कर सकते हैं। उसके अलावा हम कतर को ऐसा बोल सकते हैं कि आप इस केस को हमारे को सरेंडर कर दीजिए, हम हमारे जो लीगल सिस्टम है इंडिया के अंदर उसके थ्रू उनको जो भी पेनल्टी देनी होगी हमारे देश में देंगे। ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकते हैं एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी का यूज करके, हम उन पर उनके थ्रू प्रोटेस्ट करवा सकते हैं या फिर हाई लेवल मीटिंग के थ्रू भी हम इंडिया और जो कतर है उसके बीच में ये सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इस तरह हमने ये वाले सारे ऑप्शंस देख लिए हैं इस न्यूज़ के। उसके अलावा ग्रीन क्रेडिट को हमने बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से पढ़ा है, आपको समझना है, आगे बढ़ना है। और 2028 के अंदर हम क्लाइमेट मीट को होस्ट कर सकते हैं। तो ये अभी आगे जो भी न्यूज़ आएगी पता चल जाएगा। कल हमने लॉस एंड डैमेज फंड को पढ़ा था लेकिन उसकी सारी न्यूज़ प्रॉपर आई नहीं थी। आज ग्रीन क्रेडिट की न्यूज़ आ गई है। इस तरह डेली बेसिस पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 चल रही है उससे नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। चलो ये टॉपिक देख लिया। उसके अलावा जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल देख लिया है, जीएसटी काउंसिल देख लिया है, जीएसटी का टॉपिक भी देख लिया है। उसके अलावा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को देख लिया है और
ये टॉपिक हो गया है। उसके अलावा हमने इंटरपोल को समझ लिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी 1923, याद रखना है आपको। उसके अलावा अंकोर वाट को देख लिया है कि अंकोर वाट का टेम्पल देख लिया है, अंकोर वाट का प्लेस कहाँ है, और अंकोर वाट का टेम्पल को सबसे मेन चीज़ 1992 में तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। एंड इसकी स्थापना कब हुई, तो इसको बिल्ड किया गया था सूर्यवर्मन II, एक खेमर किंग है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 12th सेंचुरी के पहले हाफ के अंदर। चलो ये टॉपिक समझ लिया है। तो आज हमने सारे टॉपिक्स को बहुत ईमानदारी से, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा है। आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें 100% इंप्रूव करेंगे। और धीरे धीरे हम चीज़ों को इस तरह बना रहे हैं कि जिससे एक यूपीएससी के सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी बच्चे इसका यूज कर सके, और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। और साथ में जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वो भी, चाहे छोटे एग्जाम्स अगर कोई अपीयर कर रहा है, लो वाले एग्जाम दे रहा है, तो वो भी चाहे तो इसको यूज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर उनसे रिलेटेड कंटेंट भी हम, उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम डाल रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो 100% मैं आपको फिर से ट्रस्ट दिला रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।